नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्रेडर, बिजनेसमैन और कॉमन लोग जो हैं, दे आर इन स्टेट ऑफ शॉक कि अचानक ये हुआ क्या। डॉलर जो है वो एकदम इतना तवाना हो गया और रुपया एकदम इतना कमज़ोर हो गया। आखिर ये वजह क्या है? काफ़ी अरसे से मालियाती इदारे, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो प्रेशर डाल रहे थे कि रुपये को डिवैल्यू करो और डॉलर को मजबूत करो, ताकि जो है वो किसी तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर पाकिस्तान भी फिट हो सके। बहुत अरसे से हुकूमत भी अड़ी हुई थी, क्योंकि तब तक उनकी हुकूमत जो थी वो परवान चढ़ रही थी, उसकी तारीफ़ें हो रही थी, लोग जफियाँ लगा रहे थे और IMF भी बोसे दे रहा था, वर्ल्ड बैंक भी प्यार कर रहा था। फिर उसके बाद क्यों निकाला एंड सो ऑन सो फोर्थ, आपको पता है। फिर वो मसला किसी और सम्प में चला गया। डॉलर को फिर भी इन्होंने कोशिश किया कि किसी ना किसी तरीके से डॉलर रुपी वैल्यू जो है वो सस्टेन कर सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चढ़ना शुरू हुआ और अब देखें तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई मेरे ख्याल से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, बट इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू। पाकिस्तान एक इम्पोर्टिंग कंट्री बन चुका है, इसका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और जो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा उसको 100 दफ़ा सोचना चाहिए। हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट सो कॉल्ड इंपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं और ये बड़ी क्लियर कट बात है। इंपोर्टर भी हमारी इकॉनमी की बैकबोन है। आपके पास रेवेन्यू आना बंद हो जाए अगर आप इंपोर्टर को सपोर्ट ना करें। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कभी कभार इंपोर्टर की सपोर्ट नहीं करता कोई भी, हर कोई बात करता है एक्सपोर्ट की। अरे भाई, एक्सपोर्ट तो आप करोगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दूसरा एंगल भी है, दूसरी साइड भी है, लेकिन उस पर इतनी तवज्जो नहीं। ऑयल बिल, हमारा ऑयल बिल बढ़ जाएगा, उसके बारे में भी कोई ख्याल नहीं। अभी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर रोना शुरू हो जाएंगे कि जनाबे वाला क्या हुआ, देखें तेल इतना महंगा हो गया। अब पर लीटर जब जाएगा ना 100 से ऊपर, फिर याद आएगी माजी की, फिर याद आएगा डॉलर, फिर याद आएगा मुशर्रफ भी याद आएगा, शायद नवाज शरीफ साहब का ये दौर भी याद आएगा। शायद अगले वाले अगर कोशिश करें तो वो भी कोई अच्छा काम कर सकें, डॉलर को नीचे लेकर आएँ रुपए के मुकाबले। खैर, इसके ऊपर भी आर्गूमेंट की जा सकती है, पर ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ ए वेरी जैसे नॉर्मेटिव जजमेंट इसके ऊपर पास करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब रेहान हनीफ साहब, जो कि नायब सदर हैं KCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको शो है। थैंक यू वेरी मच। रेहान हनीफ साहब, मैं भी बहुत परेशान हूँ, ताजिर सनतकार भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ख़ासतौर पे इंपोर्टर बहुत ज़्यादा परेशान है, जिन लोगों का एनर्जी से ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक्सपोर्टर जो हैं उनकी शॉर्ट लिफ्ट खुशी है। आपके ख्याल से क्या, सबसे पहले मैं यही चाह रहा हूँ इस मौजू को हम डिस्कस कर लें, आपके ख्याल से ये जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है? थैंक यू वेरी मच अली नासिर साहब, आपने मुझे आज यहाँ बुलाया। देखिए, सही तो बिल्कुल नहीं हो रहा। मुल्क की इकॉनमी एक वन ऑफ द इंडिकेटर है आपकी करेंसी जो है, और जो बिल्कुल रोज़ बरोज़ वो गिरती जा रही है। तो ना मुल्क के लिए सही है, ना मुल्क में रहने वाले अवाम के लिए सही है। और इसे जब आपकी करेंसी कोई डिस्टेबलाइज हो, किसी को पता ही ना हो कि भाई एक आज 120 है तो सुबह 118 है, कभी 122 है, तो ये मुल्क के लिए तो किसी सूरत भी अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन इशू ये है कि इसके अलावा चारा क्या है। जब आपकी एक्सपोर्ट्स 25 अरब या 22 अरब डॉलर हों और आपकी इंपोर्ट्स 55 या 60 अरब डॉलर हों, तो इसके अलावा क्या चारा रह सकता है। आपके रुपए पे तो प्रेशर आना ही आना था। तो क्यों है ऐसा? देखिए, नहीं होना क्यों के तो बहुत सारे रीजंस हैं। अब उस पर तो पूरा एक प्रोग्राम हो जाएगा कि क्यों है। देखिए, हकीकत ये है कि डॉलर जो रेट बढ़ा है उसकी वजह आपकी एक्सपोर्ट्स की कमी और इंपोर्ट्स की जो ज़्यादती है ये है। अब आप कहेंगे एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ सकी पिछले 5 साल में, उसके बहुत सारे रीजंस थे। आलमी कसाद बाजारी भी थी, और आपकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो डार साहब ने रखी हुई थी, अब ज़रा अच्छा नहीं है कहना इस वक्त कि डार साहब चले गए या मुल्क से बाहर हैं, आप क्रिटिसाइज अलील हैं। हाँ, अलील हैं। अब कुछ कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम तो KCCI में उस वक्त भी बोलते थे जब डार साहब फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने आपको आना ही छोड़ दिया? उन्होंने तो आना छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये सवाल करते हैं तो मैं आऊँ क्यों। तो बहरहाल अब वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बहरहाल, लेकिन आप जब एसोसिएशंस को, जो रेलिवेंट एसोसिएशंस हैं, उनको एतमाद में नहीं लेंगे, उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, चैम्बर्स को घास नहीं डालेंगे, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसीज़ बनाएंगे, फेडरेशन से तो उसका फेडरेशन से तो अच्छे ताल्लुकात। अब वो अच्छे देखें, अब वो अगर मैं आपको नहीं, अच्छा बात तो होगी, फिर बात निकलेगी तो फिर बड़ी दूर तक जाएगी। अब आपने बात कर दी तो फिर बात कर, आप उस तरफ ना लेके जाए मेरे को। वो तो अब मेरा और आपका ये तय हो जाए कि आप मुझे हाजी कहो, मैं आपको हाजी कहूँ, तो फिर तो खुशी रहेंगे ना हम दोनों एक दूसरे से।
लेकिन अगर मैं आप में कहूँ कि नहीं अली साहब आपने तो ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, इसको ठीक करें, तो आप नाराज़ हो जाएंगे। ये तो इंसानी फितरत है। तो बहरहाल जो हमारा फ़र्ज़ था, जो हमें मैंडेट कराची की ताजिर बरादरी ने दिया, उसको हमने पूरा करना था। हमने अब तो सवालात करने हैं और आज भी कर रहे हैं और कल भी करेंगे। अगर कोई समझता है कि कल नहीं करेंगे तो हम कल भी करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कराची की ताजिर बिरादरी की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर आपको इस चीज़ को तो एग्री करना पड़ेगा कि हमारी ताजिर बिरादरी के अंदर इम्पोर्टर भी है, ट्रेडर भी है। आज तो वो बेचारा परेशान बैठा होगा ना, क्यों? उसने रोज़ी नहीं कमानी, वो तो एक्सपोर्टर नहीं है ना, उसके पास तो यूनिट नहीं है। आज मैं आपको ओल्ड सिटी एरिया में चले जाऊँ, आपके बहुत सारे मेंबर वहाँ के भी होंगे, बहुत सारे पुरानी मार्केटों के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की। वो भी तो है ना बिजनेस में, देखिए उनका क्या कसूर है? वो क्यों भुगतेंगे इसके लिए? एक मैं बात बताऊं आपको कि किसी भी ट्रेड को किसी दूसरी ट्रेड पे नाजायज़ फौकियत नहीं देनी चाहिए। एक हमारे, क्योंकि हमारे मुल्क में हमेशा डॉलर की किल्लत रही है और रुपए पे प्रेशर रहा है, तो एक्सपोर्ट्स और एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा अहमियत दी गई है हालात और वक्त के हिसाब से। नहीं, फिर आप लोग क्यों बोलते हो कि 60% रेवेन्यू कराची से आता है? तो भाई वो रेवेन्यू तो इंपोर्टर से भी लेते हैं ना आप। इंपोर्टर, ये मैं इसी पे आ रहा हूँ कि किसी ट्रेड, किसी एक सेक्टर को किसी दूसरे पे नाजायज़ फौकियत नहीं देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हुआ ये है कि एक्सपोर्टर की तरफ ज़्यादा देखा गया और इंपोर्टर की तरफ नहीं देखा गया। हालांकि जो आपका रेवेन्यू है, जो आपका सेल टैक्स रेवेन्यू है, इनकम टैक्स रेवेन्यू है, कस्टम ड्यूटी है, वो सारी तो इंपोर्टर से आपको मिल रही है। तो ये बहरहाल है। अब जो डॉलर की सूरत हाल आई है, यकीनी तौर पर ये तो इंपोर्टर्स के लिए वक्ती तौर पर तो बहुत बड़ा धचका है, शॉक, जैसे कि आपने कहा कि शॉकिंग न्यूज़, शौक है ना उनके लिए। बिल्कुल ये शौक है और ये 6 महीने से लग रहा है शौक उनको 2-3 दफ़ा लग चुका है। तो बहरहाल, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई चॉइस है इनके पास, गिरती हुई एक्सपोर्ट्स और बढ़ती हुई इंपोर्ट्स में। मुझे लगता है अल्लाह करे मेरी बात गलत साबित हो कि अगले 6 महीने में बहुत ज़्यादा डिवैल्यूशन मजीद होगी। चलें, लेट्स होप कि आपकी बात गलत निकले। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि जनाब डॉलर को कर दिया जनाब मजबूत, रुपये को कर दिया कमज़ोर। अब हमारे फाजिल मेहमान ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी भी था, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं। आजकल के माशी निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो एक ढलवान पे आ चुकी है, नीचे की जानिब जा रही हैं। एक्सपोर्टर्स को कुछ सहारा दें, शायद वन टाइम ही हो, लेकिन कम अज़ कम उनको सहारा दें। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव असरात भी हैं, जिसको इन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि नेगेटिव असरात ज़रूर हैं, लेकिन व्हेन यू आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन देन व्हाट कैन यू डू। खैर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि ऑप्शन थी नहीं थी, क्योंकि वो जिरा और अपनी राय को मुसल्लत करने वाली बात है। थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं। अब बात यह है कि अगली हुकूमत आने वाली होगी, जो भी आएगी, इसके बारे में अब बेयकीनी इतनी नहीं रही। रेहान हनीफ साहब, एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस था, वो क्राइसिस ये था कि बहुत सारे ताजिर सनतकार इस अबहम का शिकार हो गए थे कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। कुछ लोगों ने तो बयानात देना शुरू कर दिया। आजकल तो आपको पता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के ज़रिए होती है, तो व्हाट्सएप के ऊपर हर आदमी अपने राय का इजहार कर रहा था। मैं कारोबारी सनती शख्सियात के व्हाट्सएप पढ़ता रहता हूँ, इलेक्शन नहीं होंगे वो, अब तो हो रहे हैं। अब क्या परेशानी है? मसला तो अब हल हो गया, तो अब पाकिस्तान की मईशत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी। नासिर भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी है ना, कैंसर है, वो आपका सोशल मीडिया है। हमें पता ही नहीं है कि हमने उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ को आप सही भी यूज़ कर सकते हो, एक चीज़ को आप गलत भी यूज़ कर सकते हो। इतनी कोई जिसका दिल करता है कोई गैर तस्दीक शुदा हदीस फॉरवर्ड करता है, जो आया आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी ने कुछ लिखा वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो आप खुद देखिए कि गैर यकीनी की जो फ़ज़ा अगर कायम होती है वो कहाँ से होती है? सोशल मीडिया के अलावा कहीं से भी नहीं होती। ना आपके टेलीविज़न चैनल से होती है, ना आपके अखबारात से होती है, सिर्फ सोशल मीडिया से। कि आपने मुझे एक फेसबुक पे कोई शेयरिंग भेज दी, मैंने आगे शेयर कर दिया उसको, मैंने व्हाट्सएप पे 100 ग्रुपों पे लगा दिया उसको, उसकी तस्दीक ही नहीं की है। उसको कभी-कभार मुस्तनद शख्सियात करती है ना कारोबार सनती, तो फिर क्या करें, मजबूर हो जाते हैं यकीन करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। 10 सारे फेक अकाउंट्स बने हुए, अजीब अजीब नामों से अकाउंट्स बने हुए। ये ट्विटर का एक जहर फैल गया है।
ये सब मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया हमें समझ एज अ नेशन ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया को किस तरीके से एहतियात के साथ यूज़ करें, ये बड़ा ही खतरनाक है। चले पॉइंट टेकन, लेकिन एम ये है कि अब इस सोशल मीडिया के जरिए अब जो खबरें आम हो रही हैं, खासतौर पे बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री की, उसको कैसे आप कंट्रोल करें? उसमें तो एक अभाम था ना कि ये पता नहीं इलेक्शन नहीं होंगे। अब ये बड़े बड़े मारूफ ताजिर सनतकार ये बात कह रहे थे और बहुत सारों ने कहा। देखिए अब तो जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में, उन सब की एक ही राय है कि इलेक्शन वक्त पे हो। तमाम सियासी पार्टियां, तमाम इदारे, मिलिट्री, अदलिया, तमाम इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि सियासी प्रोसेस चलना चाहिए और इलेक्शन। तो आप टेंशन फ्री हो गए, आपका तो काम आसान हो गया। अब ताजिर सनतकार अपने काम में लगे, अब क्यों? अब तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नहीं, रुकावट तो प्रॉब्लम क्या है ये बता दें। रुकावट तो पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं थी। कोई किसी को काम करने से थोड़ी रोक रहे हैं। इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जब आप, जैसे आपने एक्सपोर्ट्स की बात की या और भी जो मुश्किलात आती हैं, वो हुकूमत को उसको एड्रेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब नई हुकूमत आएगी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हो या तहरीक इंसाफ की हो या पीपल्स पार्टी, किसी की भी हो, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हल्फ उठाते साथ ही उसके सामने होगा और वे ये होगा कि तजारती खसारा और जो आपने अहदाफ रखे हैं मईशत के, उसको कैसे आपने पूरा करना है। तो ये एक बहुत बड़ा, आते साथ ही नई गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो उसको फेस करना पड़ेगा। केयर टेकर्स तो भाई बहुत सारे इनका अच्छा काम कर देंगे, पेट्रोल की कीमतें केयर टेकर्स इनके बढ़वा दें, हो सकता है, मुमकिन है इनके लिए। अब डॉलर का भी आप देखें हाल क्या हुआ, दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान जो वो कहते हैं ना कि जेली पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर डॉलर भी ऊपर चला गया। अब कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा? केयर टेकर का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जो अनपॉपुलर डिसीजंस होते हैं वो ले सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हो सकता है अगर ये पिछली गवर्नमेंट होती तो ये पेट्रोल की जो प्राइस आज बढ़ाई है इन्होंने, ये ना बढ़ती, ये वेट करते। लेकिन क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने रूल्स के मुताबिक जैसे समरी आई वैसे उन्होंने आगे से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अगर कोई अनपॉपुलर डिसीजंस हैं और वो मुल्क के फ़ायदे में है, मैं समझता हूँ कि केयर टेकर जो पीरियड है उसमें वो हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो पूरी इकॉनमी शेल शॉक में आ जाएगी। आपको खुद पता है रेहान हनीफ साहब, आपसे भी काफ़ी अरसे से मैं इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि एक ज़माने में आपके साथ इस मौजू पर भी गुफ्तगू हुई है कि जब पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी। जी। तो जनाबे वाला, आज अगर वही हाल हो जाता है तो योर इकॉनमी विल बी इन रिवर्स गियर। फर्नेस से ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाउ आर वी गोइंग टू कोप विद दीज चैलेंजेस? जब आपका डॉलर की कीमत बढ़ जाती है तो उस पर सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा तेल के ऊपर, फर्नेस ऑयल के ऊपर। फर्नेस ऑयल से आपकी जाहिर बात है आपकी थर्मल प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप चले जाएंगे बिजली के रेट्स के ऊपर, आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी। महंगाई का एक तूफान आता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और गरीब इस सूरत हाल में गरीब से गरीब तर होता है और यही इस वक्त गुर्बत की जो आपकी सतह है वो मज़ीद वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी। तो ये वन ऑफ द इसके जो नुकसानात हैं उनमें से ये भी है। लेकिन अब जो पिक्चर सामने आ रही है रेहान हनीफ साहब, आप क्या महसूस करते हैं? कारोबार के लिए इत्मीनान बख्श होगी या फिर कारोबार के लिए तशवीशनाक होगी? क्योंकि देखें दोनों चीज़ें जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं। देखिए, तशवीशनाक तो मैं नहीं कहता। पाकिस्तान अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए और काम करने वालों के लिए एक अच्छी जगह है। उसमें आप जिसको कहते हैं अट्रैक्टिव जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर्स के इशू हुआ करते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट ने उस पर बहुत बेहतर हद तक काबू पाया है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मार्जिन्स बहुत ज़्यादा है ना पाकिस्तान में काम करने के। देखिए, जब अमीर खुश है, जब आपकी गरीब तंग है। नहीं, जब आपका वॉल्यूम बढ़ता है ना तो मार्जिन आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाते हैं। जितनी चीज़ का आपका वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा, आपकी जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज जो है ना वो कम होती जाएगी। अलबत्ता आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। आप जो अपना परसेंटेज ऑफ मार्जिन है कम होता है, उसको कवर करते हैं अपने वॉल्यूम से। तो ये तो एक पूरी दुनिया का असूल है, ये तो कोई पाकिस्तान में कोई अनहोनी नहीं हो रही है। आज अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्जिन कम हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके। चलें, अब मैं आपसे जो सवालात करूँगा ना वो एक आप ऐसे समझे कि एक न्यूट्रल बंदा बन के आपको जवाब देने पड़ेंगे, ताम कारोबारी सनतकारी शख्सियत होने के नाते वो पहलू ज़रूर लाइए। आज पाकिस्तान को आज़ाद हुई, इतनी दहाइयाँ गुजर गई, इतने साल गुजर गए, आज हम इंडिजिनसली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे।
ऑटो सेक्टर की आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इंडिजिनसली नहीं कर पा रहे, असेंबलिंग कर रहे हैं। आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, दवा साज कंपनियों के अंदर मारूफ नाम बैनुल अक़वामी सतह पर हम नहीं बना पाए। आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, दूध पैदावार करने वाला 5वां बड़ा मुल्क, सबसे बड़ी जानवर मंडी लगाने वाला मुल्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हम बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अपना नाम पैदा नहीं कर सके। आपको दुख होता है, क्योंकि मुझे दुख होता है। कभी कभार मुझे रात को नींद भी नहीं आती, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि ये पाक स्टडीज़ किताबों के अंदर जो उल्टा सीधा लिखा हुआ था, इसकी हकीकत क्या है। कोयला भी जाके कल मिला है इनको, उससे पहले ये मुझे और आपको मामू बनाते रहे। उससे पहले ऐसे ही बोल रहे थे तवानाई बनाएंगे, कल बोल रहे हैं कोयला मिला है। तो ये तो एक तमाशा है ना हमारे साथ। ये आपने कहा कि एक न्यूट्रल बनना पड़ेगा। न्यूट्रल जवाब मैं दे दूं, लेकिन उसका मजीद जवाब नहीं मांगिएगा, एक लाइन में दूंगा। हमारी नीयतें ख़राब है। बस वो बात ही ख़त्म हो गई, फिर आगे चलें। फिर बात ही ख़त्म हो गई, फिर आगे चलते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, लोग बहुत बेचैन और परेशान, यकीन करें। मेरे ख्याल से लोगों की विलिंगनेस है, शायद इंटेंशन भी आ जाएगी। जो आपने लफ्ज़ नियत इस्तेमाल की, अंग्रेज़ी में इंटेंशन कह लें, इंटेंशन भी पैदा हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और जानिब आपको लाता हूँ, तवानाई बहरान। तवानाई बहरान ने पूरे पाकिस्तान को तंग करके रख दिया है, लेकिन हुकूमत ने बड़ी इंटरेस्टिंगली और इंटेलिजेंटली इस इशू को टैकल किया। जिन्होंने बताना था तवानाई बहरान के बारे में, उन्हीं को चुप करा दिया। तवानाई बहरान ख़त्म हो गया पाकिस्तान, ये बता दें आप। ये न्यूट्रल ना बने आप, ताजिर सनतकार बन गए। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको, अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 4 या 5 साल पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, मैंने और आपने, किसी और चैनल पे। आपने मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा मसला क्या है। मैंने आपको एक जवाब दिया था, मैंने कहा पानी। हाँ, हम उस पर बहुत प्रोग्राम याद है आपको? हाँ, करें आज भी करने वाले। पानी, अगर हमारे पास पानी होगा, वाटर रिजर्वायर्स होंगे, उससे सबसे पहले तो हमारी इरिगेशन बेहतर होगी, ज़रूरी इनकलाब आएगा। हम ना सिर्फ खुराक में खुद कफील होंगे, बल्कि हम एक्सपोर्ट करने। चलो, आपने कर दी, कुछ और लोगों ने कर दी, उसके अलावा तो किसी ने नहीं की ना। उसके बाद आप उस पानी देखें, एक पानी से कितने मसले हल हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान का हर मसला हल हो रहा है। आपकी ज़राअत होगी, ज़राअत खुशहाल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास बिजली बनेगी, और हाइडल बिजली बनेगी। जो आप तवानाई के बहरान की बात कर रहे हैं, वो बहरान ये नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, पूरी बिजली इनके पास कैपेसिटी है। लेकिन इशू सबसे बड़ा पानी का है इस वक्त। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम रेहान हनीफ साहब के साथ, जो तब्दील होते और जिसे आप कहते हैं कि चेंज होती एनवायरनमेंट है, पैराडाइम्स हैं हमारी इकोनॉमी की, पाकिस्तान की, उसके मुतालिक बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले खैर इन्होंने तो एक बड़ी भारी बात कह दी, और मैं अभी तक उसे जो है वो ग्रैस्प नहीं कर पा रहा। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक इंटेंशंस करेक्ट नहीं होंगे तो हमारी इकोनॉमी कब राइट डायरेक्शन के ऊपर आएगी। अब इश्यूज़ और चैलेंजेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत सारे इश्यूज़ को हमने एड्रेस किया। यहाँ पर मैं चाहूँगा रेहान हनीफ साहब के मैं एक और इशू को भी आपके सामने एड्रेस करूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर मैनी ईयर्स हम लोग टेक्सटाइल के ऊपर रिलाई करते रहे और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के ऊपर रिलाई करते रहे। अनफॉर्चुनेटली अब बहुत सारे लोग महसूस करते हैं कि हम कंपेटिटिव नहीं रहे और हमें नॉन ट्रेडिशनल की तरफ जाना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, मैं नॉन ट्रेडिशनल किसकी तरफ जाऊँ? लेदर की इंडस्ट्री को उखाड़ फेंका, टेक्सटाइल जो है वो मजबूर हो गई, पैकेज देने के बावजूद कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे या कम परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर मैं किसकी तरफ रिलाई करूं? हाईटेक की जानिब जाऊं, इलेक्ट्रॉनिक की जानिब जाऊं, ऑटो की जानिब जाऊं, कहाँ जाऊं? देखें, पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है ना, तो हमें टेक्सटाइल से निकलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्सटाइल को निगलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्सटाइल हमारी बैकबोन है, टेक्सटाइल को तो पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बढ़ानी है एक्सपोर्ट्स, तो दूसरे सेक्टर्स में आपको जाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अक्सर जगह पे ये बात करता हूँ, हॉलैंड की फ्रेशनर्स की जो एक्सपोर्ट है वो 25 से 30 अरब डॉलर है साल की, एक आइटम। अब क्या उनके पास हमारे से ज़्यादा गुलाब और फूल है? सिर्फ हैदराबाद में जितना क्वालिटी का और जितना खूबसूरत और अच्छा गुलाब
पैदा होता है, पूरे हॉलैंड में इतना नहीं पैदा होता होगा, सिर्फ हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे पाकिस्तान में गुलाब है। हम उसको यूज़ नहीं करते ना, हम हज उम्रे पे हार डाल देते हैं, हम कब्रों पे डाल देते हैं जाके गुलाब की पत्तियाँ, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते। हम अगर उसको यूज़ करें, हम उस इंडस्ट्री बनाएं, तो क्या क्यों हॉलैंड में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, क्यों नहीं हम यहाँ कर सकते? हमारे पास रॉ मटेरियल है। इसी तरह अब डेयरी प्रोडक्ट है, अब जैसे आपने भी कहा कि दूध का 5वां बड़ा, अब दूध का सुना तो मैंने यही है, सही सुना है, अब दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क, और चीज़ यानी कि पनीर जो सुबह आप नाश्ते में खाते हैं वो इम्पोर्टेड खाते हैं, वो इम्पोर्टेड खाते हैं। कभी देखा आपने कोई लोकल? इम्पोर्टेड ही आता है, 3 4 5 ब्रांड्स जो हैं फेमस वही आते हैं। एक जमाने में एक विजन बनाई थी कि प्रोसेसिंग करेंगे डेयरी के हिसाब से। बटर ठीक है, लोकल भी आता है, लेकिन वो इम्पोर्टेड भी आपका लोग इम्पोर्टेड ज्यादा यूज कर रहे हैं, लोकल ब्रांड है ऐसी बात नहीं है, बटर में 12 लम बेहतर है। तो मैं समझता हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स की और डेयरी की इस कदर बड़ी एक्सपोर्ट और इतना ह्यूज सर घी की इतनी बड़ी मार्केट है। अब ये 2 सेक्टर, अब एक और बताता हूँ, हलाल फूड की इतनी वसी मार्केट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट एक तरफ अगर सिर्फ हलाल फूड पे तवज्जो दे दें और हलाल फूड पे आ जाएं तो आपकी बहुत बड़ी का महीना है, क्यों आप मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं? आप ज़िबा खाने देख लेते हैं क्या हाल है, हमारे प्रोग्राम भी दिखाते रहते हैं। भाई आप किधर हलाल, आप मुझे बताओ, आप हलाल फूड मार्केट के अंदर compete करोगे? इसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, इसके ऊपर सर तो लेकिन काम ज़िबा खाना में शुरू होगा ना। ज़िबा खाने इतने गलीज हैं, अब मुझे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ रमजान के अंदर मैं आपको बताने नहीं चाह रहा, आपको यही तो कह रहा हूँ, इस पे तवज्जो दें, इसको प्रमोट करें, इसको तरीक़ेकार लाएं, तो फिर उसके बाद होगा। अब आपके पास फ्रूट है, अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, अगर आपके पास सी फूड है, फिशरीज है, आपके पास फिश है, प्रॉन है, अब छोटा छोटा वो नेट लगाते हैं, वो छोटे छोटे झींगे पकड़ लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, वो ज़ाया हो जाता है। क्यों उस पर पाबंदी? देखिए उसको एक इंडस्ट्री बनाने की ज़रूरत है। ये एक कहाँ तवज्जो दे रहे हैं? अब आप इतना छोटा सा झींगा पकड़ लेंगे और उसको आप बड़ा नहीं होने देंगे, अगर वही चीज़ बड़ी होती है तो 5 गुना कीमत पे बिकती है। बहुत ज्यादा जो है, जिसे कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि मारूफ किस्म की जो सी फूड है पाकिस्तान में जब आप वो सी फूड आप पकड़ लेते हैं, आप वेस्टेज पकड़ ले, उसकी वेस्टेज भी होती है, फिर उसको प्रोसेस करने का, उसको स्टोरेज नहीं है ना सिस्टम, इतना ज्यादा नहीं है, इतना नहीं है लोग, लेकिन इतने नहीं है। अब इतना बड़ा अल्लाह ने समंदर दिया हुआ है, इतनी हमारे पास समुद्री खुराक है, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो ये इतने सेक्टर देखें, अल्लाह ताला ने पानी भी दिया, मादनियात भी दिए हैं, समंदर भी दिया है, सी फूड भी दिया है, आपको एग्रीकल्चर भी दिया है, लेकिन कोयला क्यों कल मिला है? कोयला भी दिया है, माजरत, आपके पेट्रोल भी दिया हुआ है। आप 200 साल बाद कोई हमारे मेरी जगह पे कोई बैठा होगा, देखो जी आज मिला है हमें पेट्रोल। हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमको दी है। कोई चीज़, एक चीज़ आप मुझे बता दें, आप कहें जी अल्लाह ताला ने हमको ये नहीं दी है, हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमको दी है। अब ये हमारे ऊपर है ना भाई, अब खाना रखा हुआ है तो निवाला तो आपको बना के मुंह में डालना ही पड़ेगा ना, तो वो हर चीज़ दी हुई है। मैं नाशुक्र नहीं हूँ, बेशक बहुत सारे वसाइल हैं मौजूद, लेकिन एक बात और भी है, पता नहीं आपको अच्छी लगे बुरी लगे, बात यह कि पर कैपिटा रिसोर्सेज पाकिस्तान में कम है एज कम्पेयर। मैं एक मिसाल देता हूँ, एज कम्पेयर टू आवर नेबर्स भी पर कैपिटा, देखें जो भी चीज़ होती है आबादी के हिसाब से लगाई जाती है, पर कैपिटा रिसोर्सेज हमारी कम है, बहुत सारी अफ्रीका के ममालिक से भी कम है। हैरान कुन इंकशाफात हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेन वॉशिंग हुई हुई, जैसे हर आदमी पाकिस्तान में समझता है सीपैक आएगा तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे, नौजुबिल्ला तकदीर बदलने वाली बातें तक हो रही हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन तकदीर बदलेगी, लेकिन किसकी बदलेगी ये नहीं पता। नहीं तो सीपैक के मुतालिक आप भी थोड़ी राय दे दें। मैं बात नहीं करना चाहता इस बारे में, बात नहीं करना, हॉट मौजू बना हुआ है ना, पहले रोज सुबह शाम ये होता था। आपको सीपैक का प्लान देखा है आपने? आपको पता है रूट कहां से कहां जा रहा है? भाई हर आदमी कह रहा है कि मेरे सहन के सामने से गुजरना चाहिए, आपको पता ही नहीं है सीपैक का, कुछ पता ही नहीं है पॉलिसी। अच्छा चले, आपको ये पता है कि जो राहदारी होगी, जो कंटेनर आएंगे और जाएंगे चाइना, उसके क्या पाकिस्तान को क्या रेवेन्यू मिलेगा उसका पता है किसी को? अभी तक मुझे सिर्फ इतना पता है कि चाइनीज लोग आएंगे पाकिस्तान, ये इन्वेजन होगा ना, चाइनीज इन्वेजन होगा, चाइनीज, और वो आएंगे, वो छा जाएंगे। फिर सारी इंडस्ट्री जैसे कि थाईलैंड में ओवरसीज़ चाइनीज़ की हैं, जैसे मलेशिया में ओवरसीज़ चाइनीज़ की हैं, सब उनकी होंगी और हमारे बच्चे उनकी नौकरी करेंगे। क्या हम ये आज की तारीख में कह पा रहे हैं? आप सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करें उन लोगों का जिनकी वजह से हम आज की तारीख में ये कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे आप समझ गए मेरी बात को, वरना पहले नहीं हम कह सकते थे, पहले कहें तो सवाल उठ जाता था। पाकिस्तान हमारा सबका है, नहीं एक मेरी बात वो बनानी है। कहते हैं कि इंडिया नहीं चाहता कि सीपैक नहीं बने। अरे भाई इंडिया इसलिए सीपैक नहीं बनवाना चाहता क्योंकि उसको चाइना से खौफ है, पाकिस्तान का उसके अंदर इंटरेस्ट कहाँ है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट बताया जाए प्लीज।
चीन और इंडिया की दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है, हम बिला वजह ऐसे ही बीच में मेरे साथ ये लड़ाई मेरे ऊपर हो रही है, ये लड़ाई मेरे लिए हो रही है, हम ऐसे ही खुश हो रहे हैं। अली भाई सी पैक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको हमने अपने फेवर में लेके आना है, या कम से कम ऐसा हो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के फेवर में हो। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वो पूरा का पूरा चाइना के फेवर में चला जाए। अब बोल रहे ये हैं हमें खदशात है। अगर हमें समझ हो ना कि तो इन सेमिनारों में जाके आप भी बताओ ना इनको, जनाब बताते इन सेमिनारों के ऊपर आप भी बताओ। बिल्कुल जाते हैं। हमारी बल्कि सी पैक के ऊपर जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब भी गए थे, उन्होंने भी अपने राय का इजहार किया था। इशू ये है कि हमसे सिविलियन गवर्नमेंट ने हमसे बहुत चीज़ें छुपाई हुई हैं जो आज तक हमें पता नहीं चली हैं। जब तक आप अपने पूरा जो उनसे एग्रीमेंट हुआ है वो आप सबको दिखाएंगे नहीं, सामने नहीं करेंगे, हम कैसे उस पर कमेंट कर सकते हैं? उनकी तो हुकूमत ख़त्म हो गई, वो अब आपको क्यों दिखाएंगे? अब नई गवर्नमेंट आ जाए शायद वो दिखा दे। अब तो जो नई हुकूमत आएगी वही आपको बताएगी, क्योंकि ये बीच में मामला जो है ये अटक गया है। आपने मलेशिया का जिक्र किया, महातिर मोहम्मद के बयान के मुतालिक मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ। खैर हर आदमी अब सोशल मीडिया के ऊपर यही बात कर रहा है, माजरत बार बार उसका जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन बात ये सोशल मीडिया के ऊपर अब वो क्लिपें घुमाई जा रही हैं जो महातिर मोहम्मद साहब सीपेक से मिलते जुलते मंसूबा जो उनके मुल्क में लग रहा है उसके बारे में बात करें। खैर एनीवे, इख्तिताम के अंदर मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि हम इस मौजू के ऊपर आगे चल के ज़्यादा बात करें और हम ये जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान दरपेश इकनॉमिक चैलेंजेस का सामना हम किस तरह से करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज इतनी ज़्यादा न्यूज़ थी कि उसके ऊपर मुझे बहुत सारी बात करनी पड़ी, जो कहीं इधर की और कहीं उधर की, लेकिन बात यही है कि डॉलर का मौजू भी था और हमें एमनेस्टी स्कीम के ऊपर भी बात करनी जो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।